हेलो दोस्तों। आज हम लोग जनवरी से लेकर फरवरी तक के करंट अफेयर को विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी 22 जनवरी 2024 को भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। श्री फ्रांसीसी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत के दौरान आपसी हित के प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यात्रा के दौरान गतिविधियों में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक भारत की प्रगति पर एक गोलमेज में भाग लेना और बहुपक्षवाद और समृद्धि समृद्धि प्रगति और स्थिरता पर विश्व मामले की भारतीय परिषद में एक सार्वजनिक भाषण देना शामिल है। श्री फ्रांसीसी जयपुर और मुंबई की भी यात्रा करेंगे, जहां वह 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरिज्म पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर श्री फ्रांसीसी और महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस परेड में राज्य अतिथि के रूप में भाग लेने का कार्यक्रम है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। ईरान पाकिस्तान सीमा संघर्ष, बढ़ता तनाव के बारे में जानेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया हमलों के मध्य पूर्व में अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सीमा क्षेत्र दोनों देश 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत। दोनों का बलूच क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ने का इतिहास रहा है। असामान्य हमले एक सामान्य अलगाववादी दुश्मन का सामना करते समय दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे की धरती पर आतंकवादियों पर हमला करना असामान्य है। ईरान के हमले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर हमले करके संघर्ष की शुरुआत की, जिसमें 2 बच्चे सहित कई लोग हताहत हुए हैं। ईरान ने ईरानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय संबंधों का उल्लंघन माना। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में कथित अलगाववादी ठिकानों पर अत्यधिक समन्वित और लक्षित सैन्य हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई लोग हताहत हुए हैं। तनाव और चिंताएं। दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव गंभीर चिंता का विषय है। दोनों देशों ने आतंकवाद का सामना किया है और संप्रभुता और स्वतंत्रता के सम्मान की वैश्विक आवश्यकता है। अब हम आगे जानते हैं। इसे नई दिल्ली, भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ABCP की 12वीं महासभा, इसके बारे में जान लेते हैं। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस ABCP की 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली, भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शांति और सार्वभौमिक मानवता पर भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को बढ़ावा देने की अपने प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सभा का विषय ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ था और बौद्ध धर्म के जन्म स्थान में आयोजित कार्यक्रम को विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। सम्मेलन का विषय पुनर्निर्माण ट्रस्ट है, जो नए प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है।
चर्चा में जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे, आर्थिक मुद्दे, भू राजनीतिक विखंडन के बीच सहयोग और वैश्विक चुनौतियां शामिल होगी। यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास युद्ध जैसे चल रहे संघर्ष एजेंडे का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी 3 भारतीय मुख्यमंत्रियों और 100 से अधिक सीईओ के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी भारतीय प्रतिनिधि का हिस्सा हैं। सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। 10 जनवरी 2024 को सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे गलगुदुत क्षेत्र के गाड्रन गांव के करीब उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर ने बेलेडवेने शहर से उड़ान भरी थी और इसमें 9 यात्री सवार थे, जिनमें सैन्यकर्मी और एक तीसरे पक्ष को ठेकेदार शामिल था। अल-कायदा से संबंध अल शबाब अपना शासन स्थापित करने के लिए 2006 से सोमाली सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। यह समूह मुख्य रूप से सोमालिया के केंद्र और दक्षिण में हजारों लड़ाकों के साथ सक्रिय है। हम आगे जानते हैं। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को ढाका के बंग भवन के दरबार हॉल में होगा। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आगामी कैबिनेट के अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाएंगे। 12वीं संसद के निर्वाचित सदस्य बुधवार को शपथ लेंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 9 जनवरी को एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें 12वें राष्ट्रीय चुनाव के परिणामों का विवरण दिया गया है। 7 जनवरी को हुए चुनाव में अवामी लीग ने नेतृत्व वाले गठबंधन ने 225 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। अब 12वें राष्ट्रीय चुनाव में अवामी लीग ने अकेले 222 सीटें हासिल की। अब गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन के राष्ट्रपति पद को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत गैब्रियल अटल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत अटल प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हैं। 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। यह सोशलिस्ट लॉरेंट फेबियस के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देता है, जो 1984 में फ्रांकोइस मिटरैंड द्वारा नियुक्त किए जाने पर 37 वर्ष के थे। गैब्रियल अटल एलिजाबेथ बोर्न की जगह लेंगे, जिन्होंने 20 महीने के कार्यकाल के दौरान पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इंडिया मालदीव्स रॉ, भारत और मालदीव विवाद के बारे में जानेंगे। मालदीव के 3 मंत्रियों की मोदी के बारे में टिप्पणियां। भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। भारत 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध में कुछ विकास हुए हैं। यहाँ कुछ नवीनतम विकास है। दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। इसे एक पर्यटक आकर्षक के केंद्र के रूप में प्रचारित किया। इससे भारत मालदीव संबंधों में खटास आ गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। जनवरी 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुद्दीन ने प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारी यात्रा पर चीन का दौरा किया। इस यात्रा ने भारत मालदीव संबंधों में तनाव के बीच कूटनीतिक बदलाव को और गहरा कर दिया।
बिम्स्टेक। इंद्र मणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया है। वह बिम्स्टेक के चौथे महासचिव हैं और अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए यह कर्तव्य निभाएंगे। एक मीडिया बयान में कहा गया कि उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। ढाका पहुंचने पर पांडे का महानिदेशक सार्क और बिम्स्टेक अब्दुल मोतालेब सरकार और बिम्स्टेक सचिवालय के निदेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र शामिल हैं, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। संगठन की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। बिम्स्टेक का प्रथम उद्देश्य अपना सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को भारतीय नौसेना ने बचाया है। कैसे बचाया जानते हैं। मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था। 15 भारतीय सहित चालक दल के सभी कई सदस्यों को बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। अपहरण की अधिसूचना यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन (UKMTO) ने दी थी। नौसेना विध्वंस INS चेन्नई को चालक दल को बचाने के लिए समुद्री डकैती विरोधी गश्त से हटा दिया गया था। नौसेना के युद्धपोत ने एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी की। ब्रिक्स 5 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स समूह शुरुआत में 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा गठित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ इसका विस्तार हुआ। 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। विस्तारित समूह को अक्सर ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है। अर्जेंटीना को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके नए राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में उसने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिक्स देश वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 1 वर्ष के लिए समूह का अध्यक्ष बनता है। ब्रिक्स देश महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियां हैं जिनमें चीन और रूस के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसी क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हैं। विस्तारित समूह में लगभग 3.5 बिलियन लोग शामिल हैं जो दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन से अधिक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 28% का योगदान देती है। ब्रिक्स देशों द्वारा दुनिया की लगभग 44% कच्चे तेल का उत्पादन करने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था करंट अफेयर अब जानेंगे। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए हलावा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। चलिए विस्तार से जानते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ है।
वित्त मंत्रालय हर साल बजट तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित करता है। समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के हिस्से के रूप में सुश्री सीतारमण ने बजट पेश के दौरान तैयारियों की समीक्षा की और इसमें शामिल अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पिछले दिन पूर्ण केंद्रीय बजट के समान अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 कागज रहित रूप में विस्तारित किया जाएगा। 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। नीति आयोग पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है, ये नीति आयोग का बयान है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। 16 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र 2005 से 2006 तक भारत में बहुआयामी गरीबी पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न आयामों में गरीबी दर में गिरावट का विश्लेषण किया गया है। उल्लेखित 9 वर्षों की अवधि में गरीब दर 29% से घटकर लगभग 11% हो गई है। भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। पिछले 9 वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बच गए हैं। गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दिखाने वाले अन्य राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। नीति आयोग का अनुमान है कि भारत इस वर्ष एकल अंकीय गरीबी दर हासिल कर लेगा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2005 से आसपास 50% से अधिक आबादी गरीबी में थी। 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने का सतत विकास लक्ष्य SDG लक्ष्य भारत द्वारा निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले हासिल किए जाने की उम्मीद है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया है कि 8 से 9 वर्षों में पूर्ण गरीबी को आधे से कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने अपने SDG लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगी। ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। यह परियोजना KG-DWN 98/2 ब्लॉक में स्थित है, जिसे एक जटिल और चुनौतीपूर्ण ब्लॉक माना जाता है। प्रारंभिक उत्पादन 45,000 बैरल प्रति दिन और 10 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन से अधिक गैस होने की उम्मीद है। गोदावरी नदी डेल्टा के तट पर स्थित यह परियोजना आंध्र प्रदेश के तट से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना क्षेत्र में पानी की गहराई 300 से 3200 मीटर तक है। KG-DWN 98/2 ब्लॉक की खोजों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें से क्लस्टर 2 सबसे पहले उत्पादन में लाया गया। परियोजना में प्रत्याशित प्रभाव में वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% जोड़ना शामिल है। सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। केंद्र द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। IAS अधिकारी ऋतुवक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। आयोग की सिफारिशों में संघ और राज्यों के बीच
करों की शुद्ध आय के वितरण से संबंधित मामलों और पंचायतों और नगरपालिकाओं का समर्थन करने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय शामिल होंगे। आयोग आपदा प्रबंधन पहल के लिए वर्तमान वित्तपोषण व्यवस्था, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धन की समीक्षा कर सकता है और उचित सिफारिश कर सकता है। वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। कला और संस्कृति करंट अफेयर अब जानेंगे। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठानों को नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उद्योगपति, फिल्म अभिनेता और खेल जगत की हस्तियां समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शक्ति और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी नागरिक केंद्रित योजनाओं और पहलों का प्रदर्शन करेगा। 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व। पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा प्रस्तुतियां, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खाद्य स्टॉल, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शन और सशस्त्र बल बैंड द्वारा प्रदर्शन जैसे मुख्य आकर्षक शामिल होंगे। भारत पर्व जनता के लिए खुला है और प्रवेश निःशुल्क है। इस वर्ष के आयोजन में 26 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी शामिल है, जो मिशन जीवन, एक जिला एक उत्पाद, विकसित भारत, नारी शक्ति और भारत श्रेष्ठ भारत जैसी नागरिक केंद्रित योजनाओं और पहलों का प्रदर्शन करेंगे। देखो, अपना देश को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीक वाला एक अनुभवात्मक क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम में एक फूड कोर्ट की सुविधा होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यंजनों की पेशकश करने वाले स्टॉल होंगे, जो विविध पाक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक अखिल भारतीय शिल्प बाजार स्थापित किया जाएगा, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा स्टॉल होंगे। 30 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयगत मंडप देश के विविध पर्यटक आकर्षणों का प्रदर्शन करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारा श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 17 जनवरी 2024 को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प SMPP का अनावरण किया है। SMPP पुरी के 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास परियोजना है। श्री पटनायक मंदिर में 3 दिनों तक चले अनुष्ठानों के बाद पुरी पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता पुरी के राजा दिव्य सिंह देव ने की। मंदिर विरासत गलियारा भक्तों और मंदिर के बीच दृश्य संबंध को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम 21 जनवरी तक जारी रहेगा,
जबकि अभिषेक समारोह 22 जनवरी को निर्धारित है। अभिषेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू होगा और 22 जनवरी से दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। समारोह के दौरान 150 से अधिक परंपराएं, संप्रदाय, संत, धार्मिक नेता और प्रतिष्ठा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में होगा और अभिजीत नक्षत्र के दौरान किया जाएगा। 150 से 200 किलोग्राम वजनी रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जल, फल और अन्य प्रसाद सहित अनुष्ठान से गुजरना होगा। फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए गए हैं। यह त्यौहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार सांस्कृतिक विविधता के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें देश भर के पतंग उड़ाने अलावा और आनंददायक दावतें जैसी परंपराएं शामिल है। तमिलनाडु में थाई पोंगल, जैसे कि इसे कहा जाता है, तमिल महीने थाई की शुरुआत है। इसे दुनिया भर में रहने वाले तमिलों द्वारा मनाया जाता है। यह ऋतु 3 दिनों तक मनाई जाती है। आज लोग सुबह सूर्य को अपनी फसल अर्पित करते हैं। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर को जानेंगे। पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन SPAI 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। पहला वैज्ञानिक मूल्यांकन भारत में संभावित हिम तेंदुए के 70% से अधिक का मूल्यांकन 4 वर्ष में। जनसंख्या अनुमान भारत में 718 हिम तेंदुए, सबसे अधिक लद्दाख 477 है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। पर्यावास 93,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में अधिभोग दर्ज किया गया। 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में अनुमानित उपस्थित है। सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केरल की सुचेता सतीश ने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। सुचेता का प्रदर्शन कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित एक पहल थी। कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। महत्वपूर्ण दिन करंट अफेयर्स। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर समारोह का नेतृत्व किया। परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र के मार्मिक थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए।
भारतीय और फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों के आगमन पर राष्ट्रपति के अंगरक्षकों द्वारा पारंपरिक बघेल जुलूस निकाला गया। परेड में पहली बार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले महिला कलाकारों और त्रिसेवा दल की सभी महिलाओं की भागीदारी शामिल थी। टैंक T-90 भीष्म एनजी मिसाइल सिस्टम और अन्य सहित विभिन्न सैन्य उपकरणों ने भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 9 मंत्रालयों की झांकियों ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मक को दर्शाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया था, उसके बारे में जानते हैं। भारत में लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जोर देते हुए बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। पिछले दशक में सरकार ने लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न पहल लागू की है, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और CBSE उड़ान योजना जैसी अभियान शामिल है। लड़कियों के लिए मुफ्त या रियायती शिक्षा प्रदान करने और कॉलेजों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। महिलाएं एवं बाल मंत्रालय राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 5 दिवसीय विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें सामुदायिक संवेदीकरण कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता पर कार्यशालाएं, स्वच्छता किटों का वितरण और बालिकाओं के महत्व को दर्शाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शामिल है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया था। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोस का जन्म 1897 में कटक, ओडिशा में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे जो अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। वह 1920 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए 1921 में इस्तीफा दे दिया। बोस शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उभरे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व से असहमति के बाद 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1941 में बोस ब्रिटिश भारत से भाग निकले और जर्मनी चले गए। उन्होंने एडोल्फ हिटलर और अन्य नेताजी से मुलाकात की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनका पूर्ण समर्थन हासिल करने में असमर्थ रहे। 1943 में बोस ने जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। INA भारतीय सैनिकों की एक सेना थी जो जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। INA में बोस के नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वह अपने उग्र भाषणों और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि बोस की 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हालांकि उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानतम नायकों में से एक माना जाता है। पराक्रम दिवस 2024 समारोह। राष्ट्रीय युवा दिवस। नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव
राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की भारतीय दर्शन के परिचय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद एक गतिशील और प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के एक प्रमुख शिष्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद ने आदर्शों और विचारों का सम्मान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया था, उसके बारे में जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया गया। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज ही के दिन 2006 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 2006 में उद्घाटन सम्मेलन के बाद से 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग और सराहना को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित प्रयास के रूप में कार्य करता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नेत्रहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 को विश्व ब्रेल दिवस की घोषणा की और इसे पहली बार 2019 में मनाया गया। चुनी गई तारीख ब्रेल लेखन प्रणाली के निर्माता लुई ब्रेल की जयंती के साथ मेल खाती है। ब्रेल प्रत्येक अक्षर, संख्या और विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करता है, जिसे एक स्पर्शनीय प्रतिनिधित्व बन जाता है। यह नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले व्यक्तियों को दृश्य फॉन्ट में मुद्रित पुस्तकों की तरह ही किताबों और पत्रिकाओं पढ़ने में सक्षम बनाते हैं। राजनीतिक करंट अफेयर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चला। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। सत्र 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में होगी। हिट एंड रन कानून। भारतीय न्याय संहिता BNS के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपये जुर्माना और 7 साल की जेल की सजा प्रावधान है। ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता BNS नामक आपराधिक संहिता में हिट एंड रन मामलों के लिए 7 लाख रुपये के जुर्माने और 10 साल की जेल की सजा के प्रावधान का विरोध करते हुए 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का तर्क है कि इन प्रावधानों से अनुचित उत्पीड़न हो सकता है और इन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BNS के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 2 जनवरी 2024 को अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ एक बैठक की। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि को बढ़ाकर 10 साल करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है जो लापरवाही से दुर्घटनाएं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें होती हैं और फिर घटनास्थल से भाग जाते हैं। JDU नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। JDU नेता
नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के 3 और जदयू के समेत 8 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने दिलाई शपथ। शामिल किए गए मंत्रियों में भाजपा के सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार के साथ जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार शामिल है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम से संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय सदस्य भी कैबिनेट में शामिल हुए। अब हम राष्ट्रीय करंट अफेयर जानेंगे। गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बना है। गुजरात ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी मोढेरा सूर्य मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मोढेरा सूर्य मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह में 2500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। गुजरात के 51 ऐतिहासिक स्थलों सहित 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया है। अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य योग बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा 1 महीने तक चलने वाली मेगा सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को CAPF में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया है। न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 3 सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दस्ता है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल सिख रेजिमेंट दल। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां राज्य केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम ओडिशा विकसित भारत में है। दूसरा गुजरात, जो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है। तीसरा तमिलनाडु, जो प्राचीन तमिलनाडु में कुदावोलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी है। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभाग सांस्कृतिक मंत्रालय भारत लोकतंत्र की जननी। विश्व विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। वंदे भारत डॉस ग्रुप को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तांसिक राजस्थान में शुरू हुआ। भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनिष्क शुरू करेंगे। प्रत्येक देश के 45 कर्मी इस अभ्यास में भाग लेते हैं, जो आतंकवाद विरोधी और उग्रवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पहाड़ी नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। इसके बारे में जानते हैं। 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया। संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में के बेड़ शामिल थे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल थे।
समारोह की शुरुआत पारंपरिक बग्घी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के साथ हुई, जिसे 40 साल के अंतराल के बाद इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में फिर से शामिल किया गया था। रायसीना की पहाड़ियाँ सैन्य और अर्धसैनिक बैंडों द्वारा बजाई गई मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज उठी। बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड द्वारा इस अद्वितीय प्रदर्शन को विकसित किया। यह गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। IAF ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। भारतीय वायुसेना IAF ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FAS और संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। IAF दल में Su-30 MKI, MiG-29 जगुआर, AWACS C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान शामिल थे। फ्रांसीसी भागीदार में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर परिवहन शामिल था, जबकि UAE वायुसेना ने एक 16 को मैदान में उतारा था। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का प्राथमिक ध्यान तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता बढ़ाने पर था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बारे में जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार में एक गरीब नाई परिवार में जन्मे ठाकुर साधारण शुरुआत से भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में पिछड़े वर्गों, किसानों और वंचितों के हित की वकालत की। बिहार के मुख्यमंत्री 1977 से 79 के रूप में उन्होंने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्हें जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू कराने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों किया गया था? वह पूरे भारत में लाखों वंचित लोगों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक थे। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उत्पीड़न के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई और पीड़ित जनता के प्रति उनकी सच्ची सहानुभूति ने उन्हें जन नायक या पीपुल्स लीडर की स्नेहपूर्ण उपाधि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। पुरस्कार विजेताओं को देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया और कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई। 19 पुरस्कार विजेताओं में से 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं, जो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें 2 आकांक्षी जिले भी शामिल है। पुरस्कार विजेताओं का आयु वर्ग 5 से 18 वर्ष के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। पुरस्कार विजेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में भी भाग लेंगे। नए दिशा निर्देश भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को
कोचिंग सेंटरों में प्रवेश पर रोक लगाते हैं। भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को नामांकन से रोकने वाले एक विवादास्पद खंड भी शामिल है। नए निर्देशानुसार मुख्य विशेषताएं: न्यूनतम नामांकन आयु: कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकता। निषिद्ध प्रथाएं: गारंटी शुदा रैंक या अच्छे अंकों के भ्रामक वादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्यूटर योग्यताएं: ट्यूटर्स को स्नातक होना चाहिए या उनके पास समकक्ष योग्यताएं होनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही: कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और रद्दीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी, इसके बारे में जानते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह अभियान आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि आदि योजनाओं पर केंद्रित है। इस लक्ष्य ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए व्यापक आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। यह अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल है, जो 25 जनवरी 2024 तक 2.60 लाख ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंचाएगी। इस अभियान को देश भर में लोगों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 5 फरवरी के बाद भी जारी रखने की घोषणा की है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसे मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। विंग्स इंडिया को एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो में से एक माना जाता है। इस आयोजन में नई पीढ़ी के विमान प्रदर्शन, संबंध, विमानन सेवाएं, सहायक इकाई, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में प्रगति शामिल है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचारों को प्रदर्शित करने और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए वैश्विक विमानन उद्योग के हितधारकों और प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। द्वि-वार्षिक आयोजन का मुख्य विषय अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना है, जो देश के विमानन क्षेत्र के भविष्य के लिए रणनीतियों और रणनीतिक रूपरेखाओं को पर केंद्रित है। कार्यक्रम में चर्चा का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विमानन में कनेक्टिविटी विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधियों, 5000 व्यापार प्रतिनिधियों और 1 लाख से अधिक आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है। यह आयोजन लगभग 500 बिजनेस टू बिजनेस बैठकों की मेजबानी करेगा। नवीनतम बाय बॉडी विमान बोइंग 777-9 और एयरबस A350 को पहली बार हैदराबाद में विंग्स इंडिया एयर शो में प्रदर्शित किया जाएगा। बोइंग 777-9 उड़ान परीक्षण विमान पहले 2 दिनों के लिए स्थिर प्रदर्शन पर है, जबकि एयरबस 350 के 22 जनवरी से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में घरेलू परिचालन के लिए क्राउन प्रिंस
फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं, जानते हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए राजा बने हैं। वह अपनी मां रानी मार्गरेट द्वितीय के उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने 52 वर्षों तक राजा के रूप में रहने के बाद औपचारिक रूप से पद त्याग दिया। जन्म देने वाले तापमान में ऐतिहासिक बदलाव को देखने के लिए हजारों की संख्या में डेन कोपेनहेगन में एकत्र हुए। 83 वर्षीय की रानी मार्गरेट द्वितीय लगभग 900 वर्षों में स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ने वाली पहली डेनी सम्राट है। पद त्याग को अब औपचारिक रूप दिया गया जब कोपेनहेगन के क्रिश्चियनबोर्ग पैलेस में संसद में राज्य परिषद की बैठक के दौरान रानी मार्गरेट ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नए राजा उनकी ऑस्ट्रेलिया में जन्मपत्नी मेरी, अब क्वीन कंसोर्ट, और उनके 18 वर्षीय सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन बैठक में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने महल की बालकनी से 55 वर्षीय फ्रेडरिक को नया राजा घोषित किया। क्वीन कर्सेट मेरी ऑस्ट्रेलिया में जन्मी एक आम नागरिक डेनमार्क की रानी बनने वाली पहली आम नागरिक है। डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को सफल उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को आईटीआर चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण लक्ष्य उड़ान परीक्षण के दौरान बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका गया और नष्ट कर दिया गया। मिसाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड कंट्रोल और संचार प्रणाली सहित संपूर्ण आकाश एनजी हथियार प्रणाली का सत्यापन है। आकाश एनजी एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। सफल उड़ान परीक्षण ने आकाश एनजी प्रणाली के उपयोगकर्ता परीक्षणों को रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, आईएएफ, पीएसयू और उद्योग की सराहना की। आकाश एनजी प्रणाली के विकास से देश की वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, उसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और मुंबई के लिए यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। समुद्र पर 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल भारत में समुद्री और समग्र रूप से सबसे लंबा पुल है। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में अटल सेतु की आधारशिला रखी थी। अटल सेतु का लक्ष्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना है, जिससे सेवरी और नहावा सेवा के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। यह मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक के मार्गों को छोटा करता है, जिससे मुंबई और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक कनेक्टिविटी में सुधार होता है। 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत के साथ ईपीसी आधार पर एमएमआरडीए द्वारा निष्पादित जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने लगभग 30,755 मिलियन येन का ऋण प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को गांधीनगर के
महात्मा गांधी मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। भारत यूएई साझेदारी और प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, नवीन स्वास्थ्य सेवा और भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचों में पर्याप्त निवेश पर। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य का प्रवेश द्वार है, जो 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के लिए साझा प्रयासों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया। पीएम मोदी 10 जनवरी 2024 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। 2 लाख वर्ग मीटर में फैला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है। 5 दिवसीय व्यापार शो में 100 देश अतिथि देशों के रूप में भाग ले रहे हैं और 33 भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं।